बायोलॉजी कंप्लीट करवाने का टारगेट है। तो पहला सवाल है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, मेंडल को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है बता दीजिए, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था, मतलब आनुवंशिक जो जेनेटिक्स का जो है नियम को किसने बताया, किसने एनालिसिस किया, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेकर जॉन मेंडल ही आएंगे, क्योंकि वही जनक हैं। आनुवंशिकी इकाई है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स इकाई है, किसका इकाई है हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जीन का, जेनेटिक्स जीन। चलिए, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो किसके होते हैं, गुणसूत्र के, किसी और के, बताइए। तो गुणसूत्र का नाम सुने हैं, सुने होंगे, लेकिन आपको बताना है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम होता है, बताइए तो, कमेंट कीजिए। तो पांचवा प्रश्न बताएंगे, जीन है, जीन क्या है बताइए। क्रोमोसोम का एक भाग है, गुणसूत्र का एक भाग है, यही ना होगा कि नहीं होगा। तो नहीं, डीएनए का एक भाग है, गुणसूत्र तो क्रोमोसोम तो का तो है ही संबंधित, लेकिन डीएनए का ही तो भाग है। पांचवा प्रश्न का डी होगा आंसर। चलिए, छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है, तो कौन है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का इस्तेमाल किए थे, आनुवंशिकी का इस्तेमाल किए थे, कौन किए थे, चेक किए थे, बताइए। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, खुराना, चंद्रशेखर खुराना बोल दीजिए, खुराना जी थे। चलिए आगे चलेंगे। सातवें प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादक जो है प्रतिपादित किए थे, तो कौन प्रतिपादित किया था, किसने बताया था कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, ये डायरेक्ट सवाल है। तो हम बताएंगे वीटल और टैटम बोलिएगा, वीटल और टैटम ने किया था। चलिएगा, आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न क्या है बता दीजिए कि जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो जीन को व्यक्त करते हैं डी, उपरोक्त में से सभी तरह से। डीएनए का एक भाग मानते हैं, आनुवंशिक की इकाई, आनुवंशिकता का इकाई, उत्परिवर्तन का इकाई भी। जीन मतलब परिवर्तन तो होता ही है, आप जानते हैं। जीन का वर्तमान नाम जो है देने वाला वैज्ञानिक कौन है, जीन का वर्तमान में नाम देने वाला वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन थे, उनका नाम बताइए। तो वो थे जोहानसन बोल दीजिए, जोहानसन। चलिए, 10वां प्रश्न आ गए कि कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में, सेल में पाए जाने वाला जेनेटिक जो है जीन पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, डीएनए का भाग है तो डीएनए ही होगा ना। चलिए बताइएगा ना प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, डीएनए को किसने बताया, उसका प्रयोग किसने किया, उसके बारे में एनालिसिस किसने किया, खुराना जी किए थे। चलिए 12वां प्रश्न बताइए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑर्सन और ग्रिक ने दिया था। चलिए 13वां प्रश्न आ गए। 13वां प्रश्न क्या है बताइए, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं बता दीजिए। तो हम बताएंगे सी, गुणसूत्र द्वारा होता है, क्रोमोसोम द्वारा होता है। 14 प्रश्न आ गए, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों जो है, संतान जो होते हैं एक समान नहीं होते हैं, किस कारण जो है एक माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं। 14 प्रश्न का जवाब दीजिए सी, दोनों। अनुवांशिकता का विभिन्नता तो होता ही, भिन्नता पाई जाएगी, वातावरण की भिन्नता के कारण भी ऐसा होता है। 15वां प्रश्न क्या है, मनुष्य में जो है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो देखिए एक एक करके तो देखा जाए तो 23 का पार्ट से बांटा जाता है ना, लेकिन ऐसे टोटल हमारा 46 मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन अब बताइए कैसे। 46 होगा, द्विगुणता मतलब दोनों 46। देखिए मान लीजिए पुरुष में देखते हैं, 16वां प्रश्न जो है पुरुष में जो है पुरुषत्व के लिए कौन गुणसूत्री संयोजी उत्तरदायी है, मतलब पुरुष में आपको कौन सा क्रोमोसोम आपको दिखेगा जो कि संयोजी रूप से दिखेगा, बताइए। इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, क्या एक्स होंगे, एक्स वाई होंगे, क्या होंगे बताइए। क्या डी आंसर होगा बताइए। तो 16वां प्रश्न का तो डी ही आंसर होगा, एक्स वाई होंगे पुरुष में। अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न पूछे कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक समान जो मानव शरीर है, हमारा शरीर है, उसके हिसाब से बताना है। तो 46 होते हैं टोटल 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र
सम्मिश्रण होते हैं। नर मतलब पुरुष, पुरुष मतलब जानबे करते हैं एक्स वाई होंगे, है कि नहीं? तो एक्स वाई खाली नर कर दिया है और कुछ नहीं किया है। चलिए, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? मतलब कि नवजात शिशु का जो लिंग निर्धारित होता है किस पे डिपेंड करता है? बताइए, 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, पिता पे डिपेंड करता है। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 21 सवाल है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? बताइए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? हम जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स होगा। चलिए 22 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलगन रोग है? लिंग सहलगन रोग है, बताइए। तो हम जानते हैं वर्णधता हम मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? एकदम वर्णधता जो कि जेनेटिक है, इस पर डिपेंड करता है, कलर ब्लाइंड जिसे बोलते हैं। 23वां प्रश्न है, लाल हरी वर्णधता होने का कारण है। लाल हरी वर्णधता होने का कारण क्या है? हम जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। चलिए, हीमोफीलिया भी क्या है? एक तरह से जेनेटिक्स है। हीमोफीलिया में बताएंगे, 24 सवाल का जवाब देंगे। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, कटा और ब्लड होना शुरू हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, मनुष्य में लाल हरी वर्णधता जो कलर ब्लाइंड जिसे बोलते हैं को जाना जाता है, लाल हरी वर्णधता को जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? हम जानेंगे, तो उपरोक्त में से दोनों रूप में जानेंगे, पोटोनापिया के रूप में या ड्यूटानोपी के रूप में जानते हैं, या ड्यूट्रानोपिया के रूप में जानते हैं। चलिए 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक वर्ण जो वर्णधता है पुरुष का विवाह दूसरे वर्णधता पुरुष के समान पुत्री से या समान पुत्री से हो तो संतान में क्या होगा? मतलब एक वर्णधता पुरुष है और दूसरे वर्णधता जो व्यक्ति है उसके पुत्री से विवाह हो तो क्या संभावना है? ये सब सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आधे पुत्र वर्णधता ही होंगे, याद रखिएगा। चलिए 27 सवाल आपके पास है कि एक वर्णधता पुरुष व समान महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णधता होने की संभावना है। तो एक वर्णधता पुरुष व समान महिलाओं की संतानों में पुत्रों के वर्णधता होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर डी 0% है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 28 सवाल है कि शिशु का पितृत्व मतलब पिता स्थापित करने के लिए, पितृत्व स्थापित करने के लिए, याद रखिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? 28 सवाल का जवाब दीजिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट से पता करेंगे किसी का पुत्र है कि नहीं है। चलिए 29 है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द जो है किसने बनाया था, हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, WL जोहान्स ने बनाया था। याद रखिएगा, जोहानसन भी बोल सकते हैं। वर्णधता वाले व्यक्ति लाल रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग उसे हरा दिखाई देगा। क्या देगा? हरा दिखाई देगा। और हरा रंग क्या दिखाई देगा? बताइए, लाल। एक वर्णधता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके कारण बताएंगे। ऑप्शन बड़ी, पुत्रों या पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। किसमें? पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। 31 का डी होगा। 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? इस ऑप्शन के हिसाब से अनुवांशिक होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया अनुवांशिक है, याद रखिएगा। ठीक है, हीमोफीलिया तो अनुवांशिक ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये तो हो गए। अब 33 सवाल चलते हैं कि डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग जो है किसके संसूचन के लिए किया जाता है, मतलब किस सूचना के लिए किया जाता है, हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, विवादित जनकता
विवादित जनकता मतलब इसके जन्मदाता कौन है, पुत्र के इसके पुत्र कौन है, पुत्र के पिता कौन है असली में बताना है, या माँ कौन है ये चेक करता है। चलिए 34 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं क्या? बताइए तो यस, डीएनए और प्रोटीन होते हैं क्रोमोसोम में। चलिए 25 सवाल आपके स्क्रीन पर है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो हम बताएंगे इनमें से सभी के लिए किया जा सकता है, ये बात तो हम मानते ही हैं। या माता पिता की पहचान करें, बलात्कारी के लिए पहचान करें, या चोर के लिए। आगे चलेंगे 36 सवाल है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? 36वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और विचरण। आनुवंशिकता और विचरण। 37वां प्रश्न क्या है बता दीजिए, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होते हैं हम जानेंगे। 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से भी होंगे। 38 सवाल आपके स्क्रीन पर है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अगर परिवर्तन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, ये आपसे अगर पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन ही ना होगा जी। 39 सवाल है कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र का विवरण क्या है? बताइए, ऑप्शन बताइए। टर्नर संलक्षण मतलब थर्ड पार्टी है ना, बताएंगे तो होगा 44A प्लस XO की बात होगी, तब समझिएगा तीसरा आ जाएगा, ट्रांसजेंडर जिसे बोलते हैं। चलिए 40 गुणसूत्र क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं क्या कहलाते हैं, हम जानना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम तभी शिशु के जन्म का निर्धारित करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 40वां प्रश्न भी क्लियर हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत बड़े चैप्टर हैं जो कि 100 से भी पार होंगे, हो सकते हैं 100 180 चले जाएंगे या 280 भी चले जाएंगे, तो तैयार रहेंगे। और सिर्फ MCQ होगा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।